तो अगर रदरफोर्ड मालवी के होते, मालवा क्षेत्र के होते, तो अगर इनसे ये पूछा जाता कि स्पेक्ट्रम क्यों नहीं बन रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर ही क्यों घूमता रहेगा, तो ये भी बोल देंगे ऐसे सिर घुसाते घुसाते कई माल। चलिए बच्चों, आज पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आप है आपके प्रिय चैनल साइंटिफिक शर्मा में, जिसमें आपने इससे पहले प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ लिया था। आज हमको पढ़ना रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। जरा सुनिए इसके बारे में। पहले थोड़े प्लम पुडिंग मॉडल की थोड़ी सी मामूली सी बात कर लेता हूँ। देखिए जरा, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल क्या कह रहा था कि सभी दूर पॉजिटिव चार्ज थे, आसपास क्या थे, नेगेटिव चार्ज बिखरे हुए थे, तरबूज जैसा दिख रहा था, या किशमिश हलवा मॉडल अपन ने पढ़ा था उसके जैसा दिख रहा था। जिनने नहीं पढ़ा है पीछे जाओ, जो आपका एक टॉपिक है इससे पहले वाला, उसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल, साइंटिफिक शर्मा प्लम पुडिंग मॉडल, टाइप करो आपको मिल जाएगा। देखिए, तो इनने तो ये बता दिया था कि आपका एटम जो ऐसा दिखेगा, और सबसे पहले एटम की स्ट्रक्चर ऐसी ही दिखाई दी, शुरुआती स्ट्रक्चर एटम की। हमारे पूर्वज जो रदरफोर्ड के आने से पहले पहले होंगे, अगर वो पढ़ के गए होंगे तो वो एटम को ऐसा ही देख के गए होंगे, गलत पढ़ के गए बेचारे। देखिए, अब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या कह रहा है, जरा इसके बारे में सुनिए। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की डिस्कवरी बताता हूँ मैं आपको थोड़ी सी। ये क्या कर रहे थे, रदरफोर्ड साहब क्या कर रहे थे, रेडिएशंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो अपने में से क्या कर निकालते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं, उन पर ये क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब उनमें से मेनली ये बात कर रहे थे किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की, अल्फा पार्टिकल्स की। ठीक है, देखिए ये क्या करा इन्होंने, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, उसको लेड चेंबर के अंदर रख दिया, लेड चेंबर के अंदर, और उसमें रख दिया उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को क्या करेगा, अपने में से रेडिएशन इमिट करेगा। अब रेडिएशन जो होते हैं वो अल्फा रेडिएशंस होते हैं, बीटा रेडिएशंस होते हैं, गामा रेडिएशंस होते हैं। इनको जरूरत थी मेनली अल्फा पार्टिकल्स की, अल्फा रेडिएशंस की। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, लेड चेंबर्स के आसपास क्या करा, ये पॉजिटिव फील्ड भी लगा दी, तो बाकी दूसरे रेडिएशंस ये लेड चेंबर क्या करेगा, अपने में अब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसमें से निकलने वाले जो रेडिएशन रहेंगे वो सिर्फ कौन से रहेंगे, अल्फा पार्टिकल्स। थोड़ी अल्फा पार्टिकल्स की भी बात कर लें, क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। तो देखो, अल्फा पार्टिकल्स अगर हम चाहें तो कैसे बनते हैं, तो उसके बारे में देखो। मेनली ये बनते हैं जब हीलियम एटम में से हम क्या करते हैं, हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इसके पास एटॉमिक मास होता है 4, एटॉमिक नंबर होता है 2। तो अगर आपके इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, आप इसके आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिया। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बचे, सिर्फ क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो बनेगा उसको क्या बोलोगे, अल्फा पार्टिकल। ये क्या कहलाएगा आपका, अल्फा पार्टिकल। तो कैसा, चार्ज तो है नहीं, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, सिर्फ क्या है इसके पास, पॉजिटिव 2 चार्ज है, और साथ में क्या है इस पर हैवी मास, बहुत ज्यादा मास। तो इसकी आप तुलना कर सकते हो एक पागल हाथी से। कैसे पागल हाथी, पागल हाथी को अगर आप छोड़ दोगे तो बिल्कुल तबाही मचा देगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, बड़ा सा शरीर में इधर उधर तबाही करेगा, तो भयंकर तबाही कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल हो गया, अपन ऐसे उधर छोड़ देंगे तो इधर चले जाएंगे, कभी इधर घुस जाएंगे, उधर हैवी पार्टिकल। तो इसके लिए काय में रखा गया है इसको, लेड चेंबर के अंदर, और यहाँ ट्यूब में से ताकि अल्फा पार्टिकल इधर उधर नहीं जाए, सिर्फ यहाँ से निकलेंगे अल्फा पार्टिकल, जाएंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे। और सामने इन्होंने क्या करा, इन्होंने सामने एक प्यारी सी क्यूट सी क्या कर दी, गोल्ड की फॉइल रख दी। देखो क्यूट सी, मुँह ऐसा साइड से मुँह करके देख रही हो कि कौन आ रहा, अल्फा पार्टिकल आ रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है कि गोल्ड की फॉइल रख दी। अब गोल्ड की फॉइल ही क्यों, तो पहली बात तो क्या है कि जो गोल्ड की फॉइल है वो मेलिएबल है, पतली कर सकते हैं उसको अपन अच्छी खासी, ताकि इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल जाएंगे तो रदरफोर्ड को पता चल जाएगा कि कौन से पार्टिकल पे क्या हो रहा है, उस पर क्या ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने क्या करा, गोल्ड की फॉइल रखी। इस गोल्ड की फॉइल को उन्होंने रखा एक डिटेक्टर में, जिंक सल्फाइड के डिटेक्टर के अंदर रखा उन्होंने। अब ये जिंक सल्फाइड क्या करेगा, जैसे इस पर कोई रेडिएशंस टकराएंगे तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा, फ्लोरोसेंट मटेरियल का बना उसका चमकेगा ये, ठीक है, ग्लो करेगा जहाँ जहाँ पर भी अल्फा पार्टिकल टकराएंगे। तो अब रदरफोर्ड ने ये सब चीज़ें करी, उन्होंने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, ज़्यादातर यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, वो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स तो इस रीजन में दिख रहे हैं। देखो ये मैंने बना रखा है यहाँ पर एक रीजन, ढेर सारे अल्फा पार्टिकल्स गिरा है, तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल तो यहीं दिख रहे हैं। ये देखो यहाँ पर डॉट मैंने रेड डॉट बहुत सारे लगा रखे, मतलब ज्यादातर मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे दिख रहे हैं, उनको सामने की तरफ ही दिख रहे हैं। अच्छा,
फिर उनने फिर भी बार बार एक्सपेरिमेंट करे और देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन भी हो रहा स्मॉल एंगल पर। देखो ज्यादातर यहां दिख रहे थे, कुछ ऐसे ऊपर नीचे भी दिख रहे हैं, ऊपर नीचे भी दिखे, ठीक है। इन्होंने बोला अभी भी चलो एक्सपेरिमेंट और करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, क्या क्या होता है देखें, सही हो रहा है आगे क्या हो रहा है। फिर इन्हें नोटिस करी बहुत समय बाद, जब बहुत देर तक, बहुत समय तक अल्फा पार्टिकल गिरा है, मालूम पड़ा कि एक अल्फा पार्टिकल, बड़ी मुश्किल से एक अल्फा पार्टिकल उनको ऐसे दिखा, ना इधर दिखा, ना इधर दिखा, ना सामने दिखा, वापस लौट के आ गया, यहां दिखा सामने। अब हुआ इनका दिमाग खराब, अब इनका दिमाग खराब हुआ। वो दिमाग खराब के बाद में करेंगे, पहले मैं ऑब्जर्वेशन बता देता हूं आपको। देखो क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। इन्होंने ऑब्जर्व करा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के आर पार निकल रहे हैं गोल्ड फॉइल के। आहा वाह। दूसरी बात सुनिए, कुछ अल्फा पार्टिकल, दूसरा पॉइंट, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो यहां से आ रहे थे और स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे। दूसरा ऑब्जर्वेशन। तीसरे पॉइंट पर आइए, तीसरा पॉइंट क्या नोटिस करा इनने, जो सबसे मेन पॉइंट लगा इनको, क्या कि वेरी फ्यू अल्फा, बहुत टाइम बाद मिला, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वन अबाउट 20,000, बड़ी मेहनत के बाद एक अल्फा पार्टिकल इनको ऐसा दिखा जो गया, टकराया और टकरा के वापस लौट आया लगभग 180 डिग्री एंगल पर। सारे तो नहीं पर लगभग 180 डिग्री एंगल पर क्या हो गया, वापस लौट के आ गया। ये इनके ऑब्जर्वेशन थे। इस ऑब्जर्वेशन के बाद हुआ इनका दिमाग खराब कि ये क्या हो रहा है, ये तो नई चीज पता चल रही है कि ऑब्जर्वेशन से। रेडियो एक्टिविटी छोड़ो थोड़ी देर के लिए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, जो भी है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात करेंगे, ये एटम में क्या हो रहा है। थॉमसन ने बोला सभी दूर पॉजिटिव चार्ज, जगह जगह नेगेटिव चार्ज। ये देखो, ये रहे थॉमसन भाई साहब, सभी दूर पॉजिटिव चार्ज, जगह जगह नेगेटिव चार्ज। ये नई चीज पता चल रही थी इनको, ये पता नहीं क्या हो रहा था। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसकी बात करता हूं फिर जल्दी से। चलो जी मनुष्यों, तो कुछ ऑब्जर्वेशन बताया रदरफोर्ड ने। क्या क्या ऑब्जर्वेशन बताया, ज्यादातर मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल आर पार निकल रहे थे गोल्ड फॉइल के, कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, कुछ क्या हो रहे थे टकरा के, कुछ मतलब बहुत कम वापस आ गए थे। और मैंने भी बोला ये देख के दिमाग चकरा आता, माजी सटकली हो गई थी किसकी, रदरफोर्ड की। कि अगर ऐसा है तो फिर थॉमसन क्या बोल रही है, ये थॉमसन ने क्या बताया, ये देखो तरबूज मॉडल, सभी दूर पॉजिटिव चार्ज होता है, जगह जगह नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अगर ऐसा होता है एटम, अगर आपका एटम ऐसा दिखता है तो फिर तो ये आपके अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज है, आपके पूरे एटम पर भी पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज के पास जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये तो मैक्सिमम एक दूसरे को रिपल करने चाहिए ना, ये पार्टिकल तो एक दूसरे को रिपल करना चाहिए। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज तो रिपल करना चाहिए, तो अल्फा पार्टिकल तो ऐसे 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 वापस आ जाना चाहिए था। थोड़ा और एक्सप्लेन करूं मैं पूरी गोल्ड फॉइल के थ्रू आपको। देखिए मान लो ये आपका एटम है, ये आपकी पूरी गोल्ड फॉइल जिसके अंदर जगह जगह क्या भरे हुए हैं, ये आपके एटम गोल्ड के एटम। और इन पर अगर अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, इन पर आगे आपके पास जगह जगह से अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स। तो ये अल्फा पार्टिकल, मान लो आपका एक अल्फा पार्टिकल इस एटम से टकराया, तो टकरा क्या, तो ये ऐसा आ जाना चाहिए, या अगर मान लो गया भी सही तो ऐसे डिफ्लेक्शन शो कर देना चाहिए मैक्सिमम, है ना। इस पर टकरा तो ऐसा आ जाना चाहिए या अंदर आ जाना चाहिए, इस तरीके से ये होना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा था, जैसे गोल्ड फॉइल के एटम में से अल्फा पार्टिकल गुजर रहे थे, सब पीछे आ रहे थे, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पीछे आ रहे थे। लो भाई, कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे ऐसे, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे जो टकरा के वापस भी आ रहे थे। तो ये देख के इनने अंदाजा लगा लिया कि थॉमसन भैया उल्लू बनाए हो तुम, ये नहीं है मॉडल, कुछ भी चाहो जो मन से नहीं मत बोल दो, ठीक है, ये नहीं है मॉडल। तो मॉडल समझाने के लिए फिर इन्होंने क्या करा, कुछ कंक्लूजन बताया जब ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कर लिया। क्या इनके ऑब्जर्वेशन थे, जरा समझिए, जरा देखिए क्या लिखा है मैंने कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन लिख रहे हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, देयर मस्ट बी एम्प्टी स्पेस इन द एटम। देखो सबसे पहली बात तो अगर सभी दूर पॉजिटिव चार्ज होता तो एटम तो आर पार जाने ही नहीं चाहिए थे, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल कर देने चाहिए थे, या एटम यहाँ पर आके रुक जाने चाहिए थे, पार्टिकल्स यहाँ पर आके रुक जाने चाहिए थे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं,
ज्यादातर अल्फा पार्टिकल एटम के आर पार निकल रहे हैं, इसका मतलब एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है, खाली खोखला है, तभी तो इसके आर पार निकले पार्टिकल्स। अरे आपके घर में एक खिड़की है, आप उसमें से बॉल फेंकोगे, अगर खिड़की लगी हुई तो बॉल तो वापस आ जाएगी। बॉल कब आर पार निकल सकती है, जब वो खुली रहे, खाली रहे, वहां पे कोई आप ऐसे शक्तिमान बन के खड़े नहीं हो, तभी तो निकल पाएगी बॉल आर पार। ऐसा यहाँ हो रहा है, अल्फा पार्टिकल इसलिए आर पार निकल पा रहे होंगे क्योंकि यहां पर उन्होंने बोला मस्ट बी एम्प्टी स्पेस, खाली जगह होगी तभी तो आर पार निकल रहे हैं भाई साहब। ठीक है, दूसरा पॉइंट पर आया, सिंस फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल एंगल, बहुत से अल्फा पार्टिकल ऐसे थे एटम के पास आ रहे थे और आके टकरा के अपना एंगल चेंज कर रहे थे, खाली स्पेस वाली बात तो चलो समझ में आती है। ये क्या हो रहा था, सिंस वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड टू स्मॉल एंगल, अब ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अल्फा पार्टिकल वर पॉजिटिवली चार्ज्ड, अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, these could be deflected only by the some positive body present in the atom, ये तभी डिफ्लेक्ट हो सकते हैं कि यहां पर आसपास कहीं पर क्या हो, कोई पॉजिटिव बॉडी रखी हुई हो, तभी तो डिफ्लेक्ट होंगे, बिना उसके कैसे हो सकते हैं। ये मैं अल्फा पार्टिकल में अगर आया और मान लो यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, कोई बॉडी खड़ी हुई है, तभी तो टकरा के मान लो मेरा उसका कंधे से कंधा टकरा, तभी तो मैं इधर जाऊँगा या मैं उधर जाऊँगा, अगर कुछ नहीं तो मैं सीधा चल जाऊँगा, ऐसा समझ लेते हैं। तो देखो अल्फा पार्टिकल्स इसलिए डिफ्लेक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो इस पॉजिटिवली बॉडी के आसपास से गुजर रहे हैं, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के आसपास से गुजर रहे हैं, तभी पॉसिबल है। तो उन्होंने सोचा कि हाँ पूरा आइटम तो खैर खाली खोखला है, कहीं पे बीच में कोई पॉजिटिव बॉडी रखी हुई है जिसके आसपास से पार्टिकल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब जो तीसरा ऑब्जर्वेशन था उनका, ये सुनिए जरा क्या था तीसरा कंक्लूजन, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स शो लार्ज डिफ्लेक्शन, दिस शो दैट द अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्टली कोलाइड विद पॉजिटिव, वो जो पॉजिटिव बॉडी है उसके, अब मैं कंधे से कंधे, मैं उस आदमी के कंधे से टकरा के नहीं निकला, मैं उसके सिर्फ सीधे माथे से माथा टकरा दिया, ऐसा समझ लो, तभी तो क्या हुआ, बाउंस बैक हो गया, मैं वापस आ गया। ठीक है, तो ये देखो कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो सीधे गए और यहां पर से आकर चरण स्पर्श करके पॉजिटिव चार्ज के वापस लौट के आ गए। और ये बहुत कम इसलिए दिखाई दे रहे थे क्योंकि ये देखो एटम की साइज के कंपैरिजन में ये जो छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है बहुत छोटा है, बाद में इसका नाम रखा गया, इसको क्या नाम दिया गया, पॉजिटिव चार्ज को, छोटे से हिस्से को, इसको बोला गया कि सेंटर में जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं आप न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, न्यूक्लियस, बीच में जो चीज पाई जाती है न्यूक्लियस। तो बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होंगे जो उस पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्ट कोलाइड होकर उसके बहुत पास से गुजर के चरण छू के वापस आ गए। अब देखो जरा, इतनी चीज पता चलते ही थॉमसन का मॉडल ध्वस्त हो गया पूरी तरीके से, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, कि क्या बता के गए ये हैं, रदरफोर्ड बोले क्या बता के गए ये नहीं है एटम, सभी दूर तरबूज ने बीज ने क्या है ये, ऐसा नहीं है एटम। अगर आपको एटम देखना है तो अब एटम की नई तरह स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, रदरफोर्ड बोल रहे हैं, बताता हूँ, देखो नई स्ट्रक्चर कैसी दिखेगी, एटम ऐसा नहीं दिखेगा, इनने बोला एटम ऐसा दिखेगा कि बीच में रहेगा पॉजिटिव चार्ज जिसको आप बोलोगे न्यूक्लियस, और इसके आसपास की एक रीजन रहेगा, इसके आसपास का एक सर्कल रहेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या करेंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल चक्कर लगाएंगे। अब चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव है तो न्यूट्रल भी होगा, कोई समस्या नहीं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो कहां पर मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर ही मिलेगा, इधर उधर सब दूर नहीं मिलेगा। और आसपास कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे। नए तरीके का एटम पता चल गया, नई एटॉमिक स्ट्रक्चर पता चली। अब एटम ऐसा दिख रहा आपको, इसको ऐसा भी समझ लो आपकी एक प्लेट है, एक प्लेट के बीच में कहीं आपने लड्डू पेड़ा कुछ रख दिया है और उसके आसपास चींटी चक्कर लगा रही है खाने के लिए, आ जाऊं, खाने नहीं दे रहे हो आप, रोक रहे हो, बार बार उठा के रख रहे हो। ठीक है, ऐसा समझ लो, मतलब समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंटिन्यूसली चक्कर लगा रखे और बीच में क्या रखा हुआ, आपका न्यूक्लियस रखा हुआ पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो एटम की नए स्ट्रक्चर पता चल गए, रदरफोर्ड ने नया इतिहास रच दिया, एटम ऐसा नहीं ऐसा दिखेगा। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब रदरफोर्ड की भी तो कमियां निकालेंगे, इनमें भी तो कमियां होगी, रदरफोर्ड की भी कमियां निकालते हैं। चलो हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड की कुछ कमियां निकालते हैं अपन। चलो, तो अभी अपन ने देखा कि रदरफोर्ड ने बताया अपने एक्सपेरिमेंट में कि बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस जिसमें होता है पॉजिटिव चार्ज और आसपास
इलेक्ट्रॉन भैया क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन भैया इसके आसपास क्या करते हैं, न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इसी टाइम पर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैक्सवेल। जब रदरफोर्ड ने मॉडल दिया उसी टाइम पे लगभग आसपास साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैक्सवेल ने अपने थ्योरी में पहले बता दिया था कि अगर कोई चार्ज बॉडी है, मान लो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अगर वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अगर चार्ज बॉडी क्या करती है, मूव करती है, मोशन करती है किसी दूसरी बॉडी के आसपास, तो वो घूमते घूमते चक्कर लगाते लगाते कंटिन्यू अपने में से क्या निकालेगी, रेडिएशंस निकालेगी, अपने में से एनर्जी निकालेगी, कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करेगी, ठीक है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या कोई भी पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, एनर्जी निकालेगा, एनर्जी कम हो गई, और एनर्जी निकालेगा, और एनर्जी कम हो गई, और एनर्जी निकालेगा, और एनर्जी कम हो गई। ये बात बताई मैक्सवेल ने कि चार्ज बॉडी मूव करती है तो एनर्जी निकालती है, एनर्जी लॉस करती है, ठीक है। तो अब ये सवाल आया मैक्सवेल का रदरफोर्ड की तरफ कि आप कह रहे हो कि बीच में होता है न्यूक्लियस, आसपास इलेक्ट्रॉन एक फिक्स जगह पर क्या करते हैं, कंटिन्यूसली चक्कर लगा रहते हैं, कुछ नहीं होता, चलते जाते हैं, कंटिन्यूसली चक्कर लगाते रहते हैं। मैक्सवेल ने सवाल पूछा इनसे, ऐसे दांत खतरते खतरते, कहा है भैया ऐसा काहे है, हम कह रहे हैं उसमें क्या दिक्कत है, फिर कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो एनर्जी लूज नहीं करेगा। अब ये सवाल जब आया रदरफोर्ड के सामने कि हाँ अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के, और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा एनर्जी लूज करते करते पास में आएगा, इसके आएगा और न्यूक्लियस के अंदर ही फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो एटम का अस्तित्व ही खत्म, फिर तो एटम नाम की कोई चीज़ ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गया उसके अंदर से, तो फिर तो खाली न्यूक्लियस बचा, फिर तो रेडियो जैसा अल्फा पार्टिकल बताया था मैंने आप लोगों को, इस तरीके का एक रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स बचेगा। ये सवाल जब पूछा गया रदरफोर्ड से, रदरफोर्ड जवाब नहीं दे पाए। मैक्सवेल ने जब सवाल पूछा कि हाँ एटम की स्ट्रक्चर तो है, बोहर ने बताई थी जैसी वैसी, लेकिन जब रदरफोर्ड ने उस टाइम पे मैक्सवेल से पूछा कि ऐसा क्यों होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो फिर तो गिर जाना चाहिए, और आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अपनी जगह पर चक्कर लगाता रहेगा, ऐसा कैसे, बस इस बात का जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाए थे कि ऐसा कैसे, ठीक है। ये पॉइंट था, इसकी तो ड्रॉबैक बन गया अगर जवाब नहीं दे पाए तो। दूसरी बात, रदरफोर्ड मॉडल डज नॉट डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता पाए। इनने क्या बोला, रदरफोर्ड ने बोला कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स जगह पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर चक्कर लगाते रहेंगे, जहां पर है उसी जगह पर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, ना किसी तरीके का एनर्जी लॉस होगा ना एनर्जी गेन होगा, जहां पर है वहीं पर घूमते रहेंगे ये, ठीक है। जिस कुएं के मेंढक हैं ये, उस कुएं में कूदते रहेंगे, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, जहां पर है वहीं पर रहेंगे, कोई एनर्जी लॉस नहीं। जबकि मैक्सवेल बोल चुके ऑलरेडी कि यहां तो एनर्जी लॉस होता है, और एनर्जी लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन आगे पीछे होंगे, अगर एनर्जी मिलेगी तो ऊपर जाएंगे, ये अपन पढ़ेंगे बोहर मॉडल में, अपने एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे, और जब एनर्जी लॉस करेंगे तब क्या होंगे, न्यूक्लियस के पास में आएंगे। और न्यूक्लियस के पास में क्यों आएंगे, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ तो एनर्जी का डिफरेंस आना चाहिए। जबकि रदरफोर्ड बोल रहे हैं नहीं, कहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, जहाँ पर वहीं पे चक्कर लगाएंगे, ठीक है। अगले पॉइंट पर बढ़े, ये भी ड्रॉबैक बन गया उनका। अगला पॉइंट ये बोल रहा है इनका, दिस मॉडल वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। अब थोड़ा लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में समझते हैं अपन, फिर किस तरीके से एटम के ऊपर लाइन स्पेक्ट्रा लागू हो रहा है इसके बारे में भी समझेंगे। क्या होता है, आपको पता है कि जब व्हाइट लाइट कहीं से गुजरती है उसके बीच में आप क्या करो, एक प्रिज्म रख दो, पानी की बूंद रख दो, तो क्या होता है, वो डिफरेंट टाइप के कलर्स में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है, डिफरेंट कलर टूट जाते हैं, उसके अलग अलग बन जाते हैं। जिसको अगर अपन सनलाइट से देखें, अगर पानी की बूंद टकरा रही है तो क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। तो जो इंद्रधनुष एक तरह का क्या है, एक स्पेक्ट्रम है, डिफरेंट कलर का क्या है, एक स्पेक्ट्रम है, विबग्योर आपके अलग अलग कलर, जिसके अलग अलग वेवलेंथ कलर की, तो स्पेक्ट्रम बनता है। जब व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो उसमें क्या होता है, ये लाइट आपके अलग अलग कलर में टूट जाती है। अब इसी तरीके का एक स्पेक्ट्रम होता है जो व्हाइट लाइट और आपकी पानी की बूंद से नहीं बन रहा है, ये स्पेक्ट्रम बन रहा है आपके एटम की वजह से। जब एटम को एनर्जी दी जाती है तो उस एनर्जी से क्या होता है, एनर्जी में से जो रेडिएशंस निकलेंगे, एनर्जी दी जाती है ना, यहाँ पे जब उसको लाइट स्ट्राइक कराई जाती है या करंट दिया जाता है तो क्या होगा,
एटम में से भी क्या होंगे, डिफरेंट कलर के। इस तरीके से मान लो यहाँ पर मैंने एक एटम रखा, एटम पे लाइट गिराई तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के मेरे को क्या मिले, अलग अलग कलर्स मिले। मतलब यहाँ पर भी क्या बना, एक पैटर्न बना, और इस पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये हर एटम में होता है, हर एटम में होता है ये, लेकिन इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इनने बताया नहीं, रदरफोर्ड ने तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये बोल रहे एनर्जी लॉस जैसी कोई चीज होती नहीं इलेक्ट्रॉन की, ना गेन करते ना लॉस करते, तो स्पेक्ट्रम तो दूर की बात, दूर की कोड़ी, ये बताया नहीं इनने। तो स्पेक्ट्रम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इनसे सवाल पूछा गया दिस मॉडल के, आपका ये तीसरा पॉइंट, दिस मॉडल वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में पूछा गया कि लाइन स्पेक्ट्रा बनाएगा क्या एटम। तो इनने हमारी देसी लैंग्वेज, इंदौरी लैंग्वेज, मालवा की लैंग्वेज, हम जो है मालवा से बिलोंग करते हैं, शाजापुर से, उज्जैन के थोड़े पास में है, तो हमारे यहाँ मालवी बोली जाती है, बड़ी प्यारी सी मीठी सी लैंग्वेज बोली जाती है। उसमें अगर किसी को कुछ नहीं पता रहता, कुछ उसको मान लो पता नहीं है, कि उससे कुछ पूछा गया कि क्या तुझे पता है, तो बोलेगा नहीं पता। तो वो नहीं पता उसके लैंग्वेज में कैसा बोलते हैं, वो कहीं मालूम। तो अगर रदरफोर्ड मालवी के होते, मालवा क्षेत्र के होते, तो अगर इनसे ये पूछा जाता कि स्पेक्ट्रम क्यों नहीं बन रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर ही क्यों घूमता रहेगा, तो ये भी बोल देंगे ऐसे सिर घुसाते घुसाते, कहीं मालूम, ऐसा कुछ। तो इसका जवाब नहीं दे पाए, इसलिए तो क्या बने, ड्रॉबैक्स बन गए। कर लीजिए ड्रॉबैक्स नोट्स। और रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट हो गया, नया मॉडल पढ़ेंगे। और आप सभी लोग से गुजारिश है कि आप चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि सब तक ये चीज़ें फैले भी सही, सभी को समझ में भी आए और सभी को नए नए टॉपिक मिले, इंटरेस्टिंग टॉपिक मिले।